Hello dear students, good morning. Today we will learn about samas. Let's begin with some sentences related samas. तो यहाँ पे कुछ वाक्य दिए गए हैं, जैसे कि पहला वाक्य है कि आजकल वह दिन और रात काम करता है, जबकि दूसरा वाक्य है कि आजकल वह दिन रात काम करता है। अब यहाँ पे जो दो वाक्य दिए गए हैं उसमें दिन और रात, तो पहला जो वाक्य है उसमें दिन और रात को नीचे अंडरलाइन किया गया है और उनके बीच जब दिन और रात लिखा है और उसके बीच में से अगर हम और निकाल देते हैं तो वो डायरेक्ट दिन रात ऐसा शब्द बन जाता है। मतलब उसके मतलब में उसका जो मीनिंग है उसमें कोई फ़र्क पड़ता नहीं है। दिन और रात मतलब दिन रात, तो आजकल वह दिन और रात काम करता है। तो दूसरे वाक्य में और निकाल दिया है और उसकी जगह पे एक लाइन, छोटी सी लाइन रख दी गई है जो जिसको हम बोलते हैं दिन रात, जिसका मतलब सेम ही रहता है। जैसे कि दूसरा वाक्य है कि राजा ने उसे सेना का नायक बनाया, और दूसरा वाक्य भी यही है कि राजा ने उसे सेना नायक बनाया। तो दोनों का मीनिंग जो है, ठीक है, कि भाई पहले वाक्य में सेना का नायक जो है वो रेखांकित शब्द है, जबकि दूसरे वाक्य में सेना और नायक शब्दों के बीच में से जो संबंध कारक, जिसको हम कंजक्शन बोलते हैं, का वो निकाल दिया गया है और सेना नायक शब्द का प्रयोग किया गया है। उसी प्रकार तीसरा वाक्य है कि कालिदास महान कवि थे, और दूसरा वाक्य यही है कि कालिदास महाकवि थे। मतलब एक वर्ड जो है वो निकालने से उसके अर्थ में कोई फर्क पड़ता नहीं है। तो समास किसे कहते हैं? तो जब प्रत्येक विभाग के दोनों वाक्यों में प्रयुक्त रेखांकित शब्द समूहों में अर्थ का भेद नहीं है और उनके बीच आने वाली विभक्ति या अन्य शब्दों को हटाकर उन्हें मिला दिया जाता है और एक स्वतंत्र शब्द का रूप दिया जाता है, तो परस्पर संबंध रखने वाले शब्दों को इस तरह के मेल को समास कहते हैं। तो जब दो शब्दों के बीच में कोई एक विभक्ति आती है, अब विभक्ति मतलब क्या है कि न, ना, नी, और, के, का, की, ये सारी जो है वो विभक्ति है। आपने संस्कृत लैंग्वेज में विभक्ति के बारे में पढ़ा होगा, प्रथमा विभक्ति, द्वितीय, तृतीया, चतुर्थ, अष्टमी, षष्टमी, सप्तमी, तो ये सारी जो है वो विभक्तियाँ है और वो विभक्ति को हटाकर जब एक नए शब्द का निर्माण होता है तो वो परस्पर संबंध रखने वाले शब्द को और इस तरह मेल को जो हम नया शब्द बनाते हैं उसको हम समास कहते हैं। और उसकी अगर दूसरी डेफिनेशन दिखे तो जब दो या अधिक शब्द मिलाकर एक या स्वतंत्र शब्द बनता है तो उसे हम समास कहते हैं। तो समास के शब्द मतलब पदों का परस्पर संबंध प्रकट करने की जो क्रिया है उसको विग्रह कहते हैं। समास के कुछ प्रकार है, जिसमें द्वंद्व समास है, तत्पुरुष समास है, द्विगु समास है, अव्ययी भाव समास है, कर्मधारय समास है, मध्यम पदलोपी समास है, बहुव्रीहि समास है। ठीक है, ऐसे कई प्रकार के समास हमारे हिंदी भाषा में, हिंदी और गुजराती दोनों भाषा में उपलब्ध है। तो लेट्स बिगिन विथ द्वंद्व समास। To understand what is द्वंद्व समास, some examples are given here. So which examples are given here? तो सफलता
के लिए उसने रात दिन एक कर दिया। वह अपने माता पिता की बात नहीं टालता। मंदिर में हमने राधा कृष्ण के दर्शन किए। खेल में हार जीत तो होती ही रहती है, उन्हें लाभ हानि की चिंता नहीं थी। तो यहाँ पे जो अंडरलाइन वर्ड है वो दोनों में अलग अलग वर्ड है, लेकिन दोनों शब्दों को एक बना के, मतलब वो दोनों शब्दों को एक करके एक पद बनाया गया है। जैसे कि रात और दिन दोनों अलग अलग है, लेकिन रात दिन। वैसे भी माता और पिता तो वो दोनों अलग है, लेकिन उनको एक करके माता पिता, वैसे ही राधा कृष्ण, हार जीत, लाभ हानि। ठीक है, तो ये सारे शब्दों को अलग अलग करके एक पद बनाया गया है। तो यहाँ ऊपर के वाक्यों में रेखांकित समासिक शब्दों का पर ध्यान दीजिए, है ना। तो इन समासिक शब्दों में दोनों पद मतलब शब्द प्रधान है, अर्थात इन दोनों शब्दों के बीच समानता का संबंध है। तो इस प्रकार के समास में दोनों शब्दों के बीच आने वाले समुच्चय बोधक मतलब जो दोनों को एक करता है, दोनों शब्दों को जोड़ता है, उसको हम समुच्चय बोधक कहते हैं। जैसे कि और, अथवा, या, लुप्त हो, मतलब वो हम निकाल देते हैं। तो ऐसे समास का विग्रह इस प्रकार होगा। विग्रह मतलब अगर हम उसको अलग करते हैं तो किस प्रकार होगा। जैसे कि पहले वाक्य में था कि रात दिन, तो रात और दिन, माता पिता तो माता और पिता, राधा कृष्ण तो राधा और कृष्ण। ठीक है, तो इस प्रकार के जो समास है, ठीक है, उसको हम द्वंद्व समास कहते हैं। तो जब दो पद होते, दो शब्द को हम विग्रह करते हैं और उनके बीच में और, या, अथवा ऐसे शब्द उसको विग्रह करते समय ऐसे शब्द आते हैं, तो उसको हम द्वंद्व समास कहते हैं। तो यहाँ पे लिखा गया है कि द्वंद्व समास का विग्रह करते समय पहले और दूसरे पदों के बीच में और, या, अथवा जैसे अवयवों का प्रयोग किया जाता है, जैसे कि मैंने आपको बताया। अब द्वंद्व समास के दोनों पद जो है वो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण या क्रिया विशेषण हो सकते हैं। अब कैसे? तो द्वंद्व समास के दोनों पद जो है, दोनों पद मतलब पहला और आखिरी, ये जो दोनों पद है वो दोनों पद में से या तो संज्ञा हो सकती है, या सर्वनाम हो सकता है, या विशेषण या क्रिया विशेषण भी हो सकती है। जैसे कि भाई बहन, तो भाई बहन जो है वो एक ब्रदर एंड सिस्टर है ना, इंग्लिश में ब्रदर सिस्टर, तो वो एक नाउन है जिसको हम कॉमन नाउन बोलते हैं। ठीक है, तो वो एक संज्ञा है, संज्ञा मतलब नाउन। हम तुम, यू एंड मी, है ना, इन इंग्लिश यू एंड मी आर द प्रोनाउंस। सो इन दिस वे इन हिंदी हम तुम, तो हम और तुम ये सर्वनाम है। भला बुरा ये विशेषण है। बैड एंड गुड, ऊपर नीचे तो ऊपर या नीचे, ये सारे क्रिया विशेषण हैं। तो क्या होता है कि कभी कभी ये द्वंद्व समास में दो से अधिक पद भी होते हैं, जैसे तन, मन, धन। ऐसा नहीं कि दो ही पद मिलकर द्वंद्व समास बनते हैं, कभी कभार दो से ज़्यादा मतलब 3 या 4 पद मिलके भी क्या होता है, एक द्वंद्व समास बनते हैं। जैसे कि तन मन धन, है ना, तन मन धन, रात दिन और दोपहर। तो ऐसे हम एक से मतलब दो से ज़्यादा पद मिलके भी द्वंद्व समास बनते हैं। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द्विगु समास। नाउ व्हाट इज द्विगु समास? टू अंडरस्टैंड द्विगु समास, some examples are given here. और कुछ सामसिक शब्द संख्यावाची शब्दों की सहायता से बनते हैं। संख्यावाची मतलब कुछ जो शब्द है, जो समास के कुछ शब्द है, तो जिसमें वो शब्दों में संख्या का इस्तेमाल किया जाता है ना। जैसे कि पंच तत्व, तो 5 तत्वों का समूह। त्रिभुवन, तो तीनों भुवन का। सप्तर्षि, 7 ऋषियों का समूह। दोपहर, तो 2 पहरों का समूह। नवरात्रि, तो 9 रातों का समूह। पंच, जैसे कि पंचाली, है ना, 5
पतियों की पत्नी, वैसे ही कई सारे ऐसे शब्द हैं जिसमें हमें संख्या दिखाई देती है। तो पंच मतलब 5, त्रि मतलब 3, तो ऐसे ये सारे जो है वो हमें जो क्या है वो ये सारे जो पहले जो पद आते हैं वो संख्यावाची पद रहते हैं और उनके दूसरे पद में क्रमशः संज्ञा रहती है। ठीक है, तो ऐसे समास को हम द्विगु समास कहते हैं। तो जब हम ऐसे शब्दों जैसे कि पंचतत्व, त्रिभुवन, सप्तर्षि, दोपहर, तो ऐसे जो पद है उसको जब हम विग्रह करते हैं तब उसमें पहला पद जो विग्रह करते समय उसमें पहला पद जो है वो संख्या दर्शाता है और दूसरा पद जो है वो संज्ञा दर्शाता है, सूचित करता है। तो ऐसे समास को हम द्विगु समास कहते हैं। तो इन शॉर्ट जो भी पद है जिसमें संख्या का जिक्र होता है, संख्या मतलब नंबर जो है ना, न्यूमेरिकल मतलब नंबर का जिक्र होता है, उसको हम द्विगु समास कहते हैं। द्विगु समास के यहाँ कुछ एक्स्ट्रा उदाहरण दिए गए हैं। चौराहा मतलब 4 राहों का समूह, पंचवटी मतलब 5 वटों मतलब वट वृक्षों का समूह, स्वर रस मतलब 6 रसों का समूह, अष्टधातु 8 धातुओं का समूह, त्रिमूर्ति 3 मूर्तियों का, त्रिदेव मतलब 3 देवों 3 देव, है ना। तो वैसे ही द्विगु समास जो है वो संख्यावाचक पद माने जाते हैं, मतलब जिसमें संख्या बताई जाती है उसको हम द्विगु समास कहते हैं। जब भी ऐसे कोई शब्द आते हैं जिसमें संख्या दर्शाई गई है तो वो द्विगु समास कहलाता है। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट तत्पुरुष समास। टू अंडरस्टैंड द तत्पुरुष समास सम एग्जाम्पल्स आर गिवन हियर। राजपुत्र ने अपना वचन निभाया, देवी मुंडमाला पहने हुई थी, सुख प्राप्त व्यक्ति कब किसी की परवाह करता है, मुनि ध्यानमग्न थे, उनका व्यवहार प्रेमपूर्ण था। अब यहाँ पे जो वाक्य दिए गए हैं वो सारे सामसिक मतलब समास वाले पद है और उनका विग्रह जो इस प्रकार होता है, जैसे मतलब राजपुत्र राजा का पुत्र, मुंडमाला मतलब मुंडों की माला, सुख प्राप्त मतलब सुख को प्राप्त। तो ये जो सारे पद है और ये जो सारे समा है उसके विग्रह करते समय उसमें का, की, को, में, से, ठीक है, तो ये सारे विभक्तियों का उसमें प्रयोग किया जाता है। का और की विभक्तियाँ जो है वो संबंध कारक है, को जो है वो कर्म कारक है, मैं जो है वो है अधिकरण कारक है, से विभक्ति जो है वो करण कारक है। तो सामसिक शब्दों में इन विभक्तियों का लोप हो जाता है, मतलब जैसे जब हम जैसे कि मैं बात शुभ को प्राप्त करने वाला तो उसको हम सुख प्राप्त बोलते हैं। तो जैसे हम ये जैसे सामसिक शब्द मतलब समास वाले शब्द जब बनाने जाते हैं तो ये सारी विभक्तियाँ जो है वो उसमें से लुप्त हो जाती है, मतलब उसमें से गायब हो जाती है। यहाँ पे जो सामसिक शब्द दिए गए हैं उनमें पहला पद गौण और दूसरा पद प्रधान मतलब मुख्य माना जाता है और पहले पद की कारक विभक्ति लोप हो जाती है और ऐसे समासों को हम तत्पुरुष समास कहते हैं। यहाँ पे विभक्तियों के आधारित एक टेबल दिया गया है, एक जैसे कि कर्म तत्पुरुष क्या है, करण तत्पुरुष क्या है, संप्रदान तत्पुरुष, आपदान तत्पुरुष क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे उसके एग्जाम्पल्स और उसका विग्रह भी दिया गया है। तो जैसे कि अगर हम बात करते हैं कर्म तत्पुरुष, तो कर्म मतलब कर्म दर्शाने वाले तत्पुरुष, है ना। तो स्वर्ग प्राप्त, हस्तगत, तो स्वर्ग को प्राप्त, हस्त को गत। तो इसी प्रकार ये आप पूरा टेबल देखोगे तो ये पूरे टेबल में आप देखोगे तो कई प्रकार के जो विभक्तियाँ है विग्रह करते समय कई प्रकार की विभक्तियाँ है, जैसे कि को, की, से, के, का, में जैसी विभक्तियाँ जो है वो इस्तेमाल की गई है।
अब तत्पुरुष समास का अन्य प्रकार भी है जिसको हम उपपद तत्पुरुष कहते हैं। तो उपपद समास, जिसको हम उपपद समास के नाम से भी जानते हैं, जब तत्पुरुष का दूसरा पद ऐसा कृदंत हो जिसका स्वतंत्र उपयोग न हो सकता हो, तो उस समास को हम उपपद समास कहते हैं। जैसे कि गिरिधर, तो गिरी को धारण करने वाला, तो दूसरा पद क्या है? धारण करने वाला। लेकिन क्या धारण करने वाला? तो गिरी को धारण करने वाला। राजनीतिज्ञ, तो राजनेता, तो राजनीति करने वाला, राजनीति को जानने वाला। तो ऐसी प्रकार ये तत्पुरुष का दूसरा जो प्रकार है उसको हम उपपद समास कहते हैं। So we see till here today. In next video we will discuss about more samas. Till that, thank you. Have a nice day.